वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स इन वाटर। हम देखेंगे कि मेटल्स वाटर में कैसे आते हैं, यानी इनके सोर्सेज क्या है। उसके बाद में उनके इफेक्ट्स देखेंगे और वाटर क्वालिटी कंसर्न्स भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मेटल्स जो है वो यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जो मेटल्स यूजफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो भी अप टू सर्टेन लेवल यूजफुल होते हैं। उस लेवल के पार अगर चले जाएं तो वो भी टॉक्सिक बन जाते हैं। तो इसका मतलब वाटर में मेटल्स की कंसंट्रेशन पे खास ख्याल रखना पड़ता है कि वाटर पीने के लायक है या यूज़ करने के लायक है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि वाटर में ये मेटल्स आते कहाँ से, यानी सोर्सेज क्या है इनके। तो सोर्सेज दो तरह के रह सकते हैं, एक है नेचुरल सोर्सेज और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज से भी मेटल्स वाटर बॉडी में चले जाते हैं, यानी वाटर में आ जाते हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या है? इसमें सबसे पहले वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जब रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, इनका इरोजन हो जाता है, तो यहाँ पे इनमें मेटल्स तो प्रेजेंट ही रहते हैं। और जब भी बारिश होता है या इनके थ्रू जब पानी गुजरता है तो वो इन मेटल्स को बहा के अपने साथ लेके आता है वाटर बॉडी में। इसी तरह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है या वॉल्केनोज फटते हैं तो मेटल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में भी चले जाते हैं और इसके साथ साथ वो नियर बाय वाटर बॉडीज़ में भी चले जाते हैं। तो इससे भी वाटर में मेटल्स आ जाते हैं। तीसरा जो है वो है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। जब सेडिमेंट्स के थ्रू पानी गुजरता है यानी बह जाता है तो वो अपने साथ में सेडिमेंट्स में जो मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके साथ में या लीच करके साथ में लेके आता है। तो इससे भी वाटर बॉडीज़ में मेटल्स जमा हो जाते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे मेटल्स आते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। आपको मालूम है कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो है पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इनमें हेवी मेटल्स भी रहते हैं, लाइट मेटल्स भी रहते हैं। और ये डिस्चार्ज अगर वाटर बॉडीज़ में चला जाए या नियर बाय वाटर बॉडी जो रहती है उसमें चला जाए तो उससे वहाँ पे मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। या वाटर रन ऑफ के साथ में भी ये चले जा सकते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो उससे भी मेटल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दूसरा जो सोर्स है वो है एग्रोकेमिकल्स, क्योंकि बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स में मेटल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो एग्रोकेमिकल्स भी जब पानी के साथ में बह जाते हैं या बारिश की वजह से जब पानी में चले जाते हैं तो वहाँ पे पानी में मेटल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इस तरह से अर्बन रन ऑफ क्या है, यानी शहरों में जब बारिश होती है या ड्रेनेज जो वहाँ पे है तो उस ड्रेनेज की वजह से या बारिश के पानी की वजह से वहाँ के जो पोल्यूटेंट्स है वो पानी में चले जाते हैं। और अर्बन रन ऑफ में व्हीकल से निकला हुआ पोल्यूटेंट, फॉर एग्जांपल लेड वगैरह, या कंस्ट्रक्शन साइट्स में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैवी मेटल्स रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर करोजन से मेटल्स जैसे आयरन वगैरह वो निकल के आते हैं, तो वो सारा रन ऑफ के साथ में पानी में चला जाता है, दरियाओं में चला जाता है, नदियों में चला जाता है। तो इससे भी मेटल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। चौथा जो है माइनिंग। जिन एरियाज़ में माइनिंग होती है तो माइनिंग में तो मेटल्स निकलती है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जब हम करते हैं तो उस एक्सट्रैक्शन के दौरान नियर बाय वाटर बॉडीज़ में भी, जो माइनिंग साइट्स के नज़दीक वाटर बॉडीज़ रहती हैं या नदियाँ रहती हैं, तो उनमें भी मेटल्स चले जाते हैं। चौथा तो हो गया। अब है पांचवा है ई वेस्ट। ये मैं मेन मेड सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रहता है, इसके डिस्पोजल की वजह से भी पानी में मेटल्स आ जाते हैं। तो ये तो थे सोर्सेज। अब मेटल्स की हम पहले कैटेगरीज देखेंगे। सोर्सेज हमने देख लिए, अब हम मेटल्स की कैटेगरीज देखेंगे। दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक है एसेंशियल मेटल्स, यानी जो ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मेटल्स, लेकिन ट्रेस अमाउंट्स में, बहुत ही कम मिकदार में, उनको देखेंगे हम पहले। दूसरी जो कैटेगरी है वो है हैवी मेटल्स की, यानी जिनकी लोअर कंसंट्रेशन पे, अगर बहुत कम कंसंट्रेशन या उनके ट्रेसेस भी अगर हैं तो वो भी टॉक्सिक होते हैं, वो भी हार्मफुल रहते हैं। तो एसेंशियल मेटल्स में हमारे पास में आता है आयरन, जिंक, कॉपर।
ये बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए या बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये हीमोग्लोबिन में रहता है, ये एंजाइम्स में रहता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, और एंजाइम्स में भी कॉपर रहता है। ठीक है, इसी तरह से जो हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स में आते हैं हमारे पास में लेड, मर्करी, कैडमियम, आर्सेनिक एक्स्ट्रा। ये तो हमेशा टॉक्सिक ही रहते हैं और इनकी कोई ज़्यादा बायोलॉजिकल फंक्शन भी नोन नहीं है, ये बात याद रखना। अब हम देखते हैं इन मेटल्स के इफ़ेक्ट्स क्या है या इनकी टॉक्सिसिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बायो एक्यूमुलेशन। देखिए, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब रहता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी मेटल का जमा हो जाना। बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे मर्करी, कैडमियम, ये ऑर्गेनिजम्स के, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ में जमा हो जाते हैं और एक्यूमुलेट होते होते जब इनकी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंच जाती है तो उसके बाद में ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं। दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। मान लीजिए हम एक फ़िश खा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का फ़िश, उसमें थोड़ा सा मर्करी है, तो अगर हम कंटिन्यूसली खाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा, बहुत सारे फिशेस में थोड़ा थोड़ा मर्करी होगा, तो वो मर्करी हमारी बॉडी में जमा हो जाएगा। उसे हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, यानी लोअर कंसंट्रेशन। फिशेस में तो ये लोअर कंसंट्रेशन में था, लेकिन हम खाते गए डेली या 2-3 दिन के बाद, तो इसके बाद में ये जो मर्करी की कंसंट्रेशन है ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और ये कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और एक डेंजरस लेवल तक चली जाती है। उसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, यानी बढ़ जाना, कंसंट्रेशन बढ़ जाना। तीसरा जो है वो है टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। अब इन मेटल्स का एक्वेटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट है, खासकर टॉक्सिक इफेक्ट। देखिए, ये जो मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स, ये डिसरप्ट करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या एक्वेटिक लाइफ। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेड की बात करेंगे तो ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, फिशेस के नर्वस सिस्टम पे, और इसकी वजह से बहुत सारे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं फिशेस में, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो मतलब ब्रेक हो जाती है, मैं बोलूँगा कि वो डिसरप्ट हो जाती है। इसी तरह से मर्करी की अगर हम बात करेंगे, मर्करी की वजह से इम्पेयरमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ फिश लार्वे होता है, यानी फिश लार्वे जो है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है। कैडमियम जो है ये फिशेस के गिल्स को डैमेज करता है, और जो छोटे फिशेस हैं उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ में जो फिशेस में एंजाइम एक्टिविटी है उसको भी ये चेंज कर देता है, यानी ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देता एंजाइम्स को। अब ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर लेड का क्रोनिक एक्सपोजर हो जाए, लेड की बात करेंगे पहले, तो इससे डेवलपमेंटल इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन, और किडनी डैमेज हो सकता है। इसी तरह से हाई बीपी इन एडल्ट्स भी हो जाता है, यानी बड़े लोगों में इसकी वजह से एडल्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में बारी आती है मर्करी की। देखिए, फिशेस में जब मर्करी चला जाता है तो एक कंपाउंड बन जाता है वहाँ पे, उसे हम कहते हैं मिथाइल मर्करी, और ये बहुत ही टॉक्सिक रहता है, हाईली टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मर्करी है। इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हो सकते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन में या फीटस में। इसी तरह से आर्सेनिक जो है, अगर इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाए थ्रू ड्रिंकिंग वाटर, तो इसकी वजह से स्किन लेशंस आ जाते हैं, स्किन में दाग लग जाते हैं, या ये लिंक किया जाता है कैंसर के साथ में भी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ में भी। ये बात याद रखना, यानी इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, या स्किन प्रॉब्लम्स यानी स्किन में दाग लग सकते हैं। इसी तरह से कैडमियम की बात अगर हम करेंगे, कैडमियम का भी अगर एक्सपोजर हो जाए, यानी कैडमियम अगर बॉडी में चला जाए थ्रू ड्रिंकिंग वाटर एक्स्ट्रा, तो इससे किडनी डैमेज हो सकता है, बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, और इसकी वजह से जो कैंसर है, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब हम आते हैं इसके बाद में वाटर क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर मेटल्स, यानी मेटल्स कौन सी कंसंट्रेशन तक हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कौन सा वाटर सेफ है, यानी वाटर में किस लेवल तक का कंसंट्रेशन सेफ लेवल है, तो ये हम देखेंगे।
इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे WHO या US EPA, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और US का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस एस्टेब्लिश की है। उन गाइडलाइंस में ये दिया हुआ है कि ड्रिंकिंग वाटर में पर लीटर कंसंट्रेशन कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कितना तक अलाउड है। फॉर एग्जांपल लेड के लिए बताया गया है WHO ने कि अगर 10 माइक्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, पर लीटर होगा तो ये वाटर पी सकते हैं, यानी इससे बिलो 10 माइक्रोग्राम के बिलो पर लीटर अगर कंसंट्रेशन है लेड की तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन का मतलब ये पी सकते हैं ये पानी। और मर्क्यूरी की कंसंट्रेशन 6 माइक्रोग्राम पर लीटर, जबकि आर्सेनिक की 10 माइक्रोग्राम पर लीटर और कैडमियम की सिर्फ 3 माइक्रोग्राम पर लीटर अलाउड है। तो ये EPA और WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अब जिस पानी में कंसंट्रेशन हैवी मेटल्स की बहुत ज़्यादा है, उस पानी को हम कैसे बना सकते हैं यूज़फुल, या उसको हम कैसे पीने के लायक बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट या रिमूवल सिस्टम्स हैं हमारे पास में, या रिमूवल के तरीके। तो एक तरीका है केमिकल प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या किया जाता है केमिकल प्रेसिपिटेशन में, वाटर में कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे ये हैवी मेटल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन के बाद में इनका फिल्ट्रेशन किया जाता है या सेडिमेंटेशन किया जाता है। इससे ये मेटल्स पानी से बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरा तरीका है हमारे पास में आयन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, इसमें हम रेजिन्स के कॉलम्स लेते हैं, उन रेजिन्स पे या तो सोडियम रहता है, सोडियम या फिर प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन रहता है। जब भी हम इसके थ्रू, इस रेजिन के थ्रू पानी को पास करते हैं तो जो हैवी मेटल्स हैं वो इन सोडियम की और हाइड्रोजन की जगह को एक्सचेंज करते हैं। यानी यहाँ से हमने सपोज मरकरी डाल दिया तो मरकरी रेजिन में चिपक जाएगा और उसके बदले में सोडियम बाहर आ जाएगा या हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। ये जो है ये लेस टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद में तीसरा एक तरीका है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में हम कुछ मटेरियल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक्टिवेटेड कार्बन है, जियोलाइट है, बायोचार है या क्लेज है। तो हम क्ले बेड के थ्रू या एक्टिवेटेड चारकोल बेड या जियोलाइट बेड के थ्रू वाटर को पास करते हैं। तो उससे क्या होता है, वाटर जब पास होता है उसमें जो हैवी मेटल्स रहते हैं वो मेटल्स इन मटेरियल्स पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं उन पे, और बाकी पानी बाहर निकल जाता है। तो उससे भी इन मेटल्स की कंसंट्रेशन को हम कम कर सकते हैं या मेटल्स को पानी से रिमूव कर सकते हैं। चौथा जो है वो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें हम या तो रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं या नैनो फिल्ट्रेशन, मगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसे मेम्ब्रेन्स रहते हैं जो सॉल्वेंट को यानी वाटर को अलो करते हैं पास होने में, यानी इसके थ्रू पानी तो जा सकता है लेकिन मेटल्स पास नहीं होते। तो ये एक अच्छा तरीका है, इससे भी पानी जो है ये मेटल्स से फ्री हो जाता है और प्यूरीफाई हो जाता है, पीने के लिए साफ़ हो जाता है। पांचवा तरीका है फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन भी एक अच्छा तरीका है पानी से मेटल्स बाहर निकालने का। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वाटर बॉडीज़ के नज़दीक कुछ प्लांट्स लगाते हैं जो प्लांट्स हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, चाहे फिर वो पानी से एब्जॉर्ब करना हो या सॉइल से। तो इससे ये पानी जो है ये इन हैवी मेटल से साफ़ हो जाता है और पीने के लायक हो जाता है। तो ये था मेटल्स इन वाटर पे लेक्चर। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और इजी भी है ये, तो एंजॉय कीजिए इसको। एग्ज़ाम में ये अगर आ गया तो इतना काफ़ी है लिखना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।